डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय सर आज आपको इस क्लास में बताएंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। यदि राज्य व्यवस्था की बात किया जाए तो जो भी प्रतियोगी विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख रोल है। और राज्य व्यवस्था से देखा जाए तो अधिकांश जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा यह मानना है कि यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के विषय में गहन अध्ययन होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था का तात्पर्य क्या होगा। और यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों के मन में हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर के। और प्रायः यह देखा जाता है कि जब विद्यार्थी किसी भी शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने जाने लगते हैं तो उनकी मन स्थिति में एक द्वंद्व बनी रहती है। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम जो है राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम जो है संविधान की क्लास कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो क्लास होगी, इस क्लास में आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है किन किन बिंदुओं को समाहित किया जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो है आपके समक्ष एक सिलेबस दिखाना चाहते हैं। एक छोटा सा सिलेबस है और उस सिलेबस का आप सभी जो है अच्छे से एक बार अवलोकन करेंगे। और ये जो सिलेबस आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये सिलेबस किसका है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दिया है कि सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है कि अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम। और उसमें से ये जो सिलेबस है वो प्रारंभिक परीक्षा का है, यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया जो प्री प्री का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और दिखाने के पीछे मेरा जो प्रमुखतः कारण यही है कि इस सिलेबस में विद्यार्थियों राज्य व्यवस्था जैसे टॉपिक को मेंशन किया गया है, और जैसा कि आप सब यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो हमारे कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि आप जैसा कि नंबर 3 का जो कॉलम है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था जो है आपको पढ़ना है। और आगे दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि आपका जो सिलेबस है, चाहे हम बात करें वनडे एग्जाम की और चाहे हम बात करें सिविल एग्जाम की, इन दोनों एग्जाम में देखा जाए तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मेंशन क्या किया जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज की क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से राज्य व्यवस्था जैसे टॉपिक को क्लियर करेंगे, ताकि आज के बाद से आपको राज्य व्यवस्था से बाहर जो है कोई भी वीडियो आपको देखना ना पड़े। इस एक ही वीडियो की क्लास में पूरी राज्य व्यवस्था एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे, और चाहे पीटी की बात होगी चाहे मेंस लेवल की बात हो, एकदम बेहतरीन और डिटेल से। चलिए, और अगला मैं एक सिलेबस आपके लिए और लेके आया हूं प्यारे विद्यार्थियों, कि जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो है जारी किया गया ये पाठ्यक्रम है। अर्थात कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा भी हाल ही में की गई थी, बोलो किसका, लेखपाल का की गई थी। तो लेखपाल का यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पाठ्यक्रम दिखाने का प्रयास करता हूँ, और मेरे दिखाने का मेन मकसद यह है कि राज्य व्यवस्था इसमें भी इंडिकेट किया गया है। देखिए,
पहला जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लेखपाल का जो प्री का सिलेबस है, इसमें आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी पूछेगा, और दूसरा क्या पूछेगा, गणित पूछता है, और तीसरा क्या पूछता है, सामान्य विज्ञान पूछता है, और तीसरा क्या पूछता है, ग्राम समाज एवं विकास पूछता है। तो यहाँ पे आपने यह देखा कि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, अब सामान्य ज्ञान के सिलेबस में जो है हम आपको बता रहे हैं कि सामान्य ज्ञान में जो है क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। अब पाठ्यक्रम आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम, फिर सामान्य हिंदी का है और गणित का है ना। फिर आगे थोड़ा सा पेज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेंशन क्या किया गया है आपके सिलेबस में। सामान्य ज्ञान के अंदर आप लोग देखेंगे मेंशन क्या है, सामान्य ज्ञान के सिलेबस में क्या क्या आप सभी को पढ़ना है लेखपाल एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं। तो इसमें आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये देखिए मिल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, देखने के मिल रहा होगा ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें भी मेंशन किया गया है। अब देखिए, यानी आपने यहाँ पर यह देखा कि आपके विभिन्न देखा जाए तो एग्जाम में जो है राज्य व्यवस्था की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका और रोल होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपके आगे बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर दें, ताकि और भी विद्यार्थी आपके साथ जुड़ सकें, लाभान्वित हो सकें। यदि आपको कहीं से अगर किसी भी प्रकार ये यूजफुल लगता है तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, राज्य व्यवस्था क्या है। एक बार आप लोग अपनी कॉपी और नोट्स को ओपन कर लें और जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट जो है करते चलें। यदि जो है इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, लिंक में जो है हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या जो है आप हमें 700708 और 2269 पर जो है व्हाट्सअप करेंगे। यहाँ से भी जो है आपको हम जो है इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब देखिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिटी। तो पॉलिटी की यदि बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया है, संविधान को कार्य रूप या व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो संविधान होता है, इसी संविधान को जब हम कार्य रूप में लाएंगे या जब हम व्यवहार में लाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी मन स्थिति में द्वंद्व की स्थिति बन रही होगी कि सर भाई संविधान है तो संविधान को हम कार्य रूप में कैसे लेके आएंगे। तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पेश करते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैंने जो है इसके पहले मैंने जो है आपको संविधान विषय के विषय में बताया था कि संविधान क्या होता है ना। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। भारत का जो संविधान है वह क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है ना। मैंने तो ये बात बताया था आपको। अब जैसे मैं बात करता हूं कि आर्टिकल जो 17 है, तो आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अर्थात अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। अब देखिए भाई, ये आर्टिकल 17 तो संविधान हो गया ना। अब इस संविधान को हम कार्य रूप में कैसे लाएंगे ना, ध्यान समझेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे आपके समक्ष जो है एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अस्पृश्यता क्या होती है, और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं और आप लोग यदि किसी सैलून की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सैलून वाला है वह किसी व्यक्ति का बाल तो काटता है और आपके साथ कहीं ना कहीं जो है वह भेदभाव करता है और आपका बाल काटने से मना कर देता है। तो बताइए, ये आपके साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो इस भेदभाव के लिए दंड क्या होगा और इसके लिए जो है कानून क्या क्या है। यानी इसको जो है आर्टिकल जो 17 है, इसको व्यवहार में कौन लाएगा, तो वो व्यवहार में लाने का जो कार्य करेगा वह राज्य व्यवस्था
व्यवस्था ही करेगी। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि कोविड-19 का दौर था, और उस कोविड-19 की दौर में देखा जाए तो कुछ व्यक्ति क्या थे, कोरोना जो पॉजिटिव होते थे, तो जो पॉजिटिव होते थे उनको एक अतिरिक्त कमरे में जो है आइसोलेट कर दिया जाता था, और कहीं न कहीं उनके साथ भी देखा जाए तो क्या किया जाता था, बोलो? आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था। उनको एक अतिरिक्त कमरे में आइसोलेट किया जाता था, और खाना वगैरह उनको देर दूर से ही टिफिन वगैरह दे दिया जाता था, वो खाना पीना खाते थे। तो क्या क्या ये भी जो कोरोना पॉजिटिव थे, क्या ये भी जो है एक भेदभाव की श्रेणी में आएगी? तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपके समक्ष संविधान से रिलेटेड निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कहने का मेन तात्पर्य यह था कि ताकि जो है आपके मन स्थिति में इस बात को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि दोस्तों, ये जो संविधान है, संविधान को व्यवहार में लाने का जो कार्य करती है वह राज्य व्यवस्था करती है। अर्थात जो आर्टिकल 17 थी, इस आर्टिकल 17 को एकदम व्यवहारिक रूप में लाने का कार्य जो है राज्य व्यवस्था करेगी। अभी आगे आपको और डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या चीजें होंगी। चलिए, यहाँ पे आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करिए। चलिए, अब हमने क्या बताया था कि संविधान को कार्य रूप में लाना ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इस तरह संविधान सिद्धांत है और राज्य व्यवस्था व्यवहार है। यदि बात किया जाए पेशेस प्री एग्जाम में, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान जो है ये सिद्धांत होगा कि व्यवहार होगा, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे नोट कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक सिद्धांत होगा, और राज्य व्यवस्था क्या होगा, एक व्यवहार होगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है राज्य व्यवस्था का मोटा मोटा अर्थ जो है किससे होगा, राज्य की व्यवस्था से है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य क्या है। इन राज्य व्यवस्था को भली प्रकार से समझने के लिए हमें राज्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि राज्य व्यवस्था में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है राज्य शब्द का एक प्रमुख रोल होता है। अब हम अगली क्लास में आगे आप लोग देखेंगे, पीडीएफ मिल आपके सामने रखी जाएगी कि राज्य क्या है। ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए, अ, राज्य की बात किया जाए तो स्टेट जो होता है ये क्या होगा, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। देखिए, जो राज्य है, तो राज्य जो है एक अमूर्त अवधारणा है। अतः राज्य को हम इसके निम्नलिखित तथ्यों से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो राज्य होता है तो राज्य के तत्व क्या है। यानी राज्य को भली प्रकार से समझने के लिए हमें राज्य के तत्व समझना होगा। राज्य के तत्व का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि हमें किसी भी भूभाग में राज्य का गठन करना है तो वहां पर जो है 4 चीजें आवश्यक हैं। अब उन 4 चीजों में देखेंगे क्या क्या आवश्यक है। तो उसमें जो है सबसे पहली चीज क्या आवश्यक है, वहां पे जो है जनसंख्या होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, वहां पर जो है भूभाग होना चाहिए, और तीसरी चीज जो है वहां पर सरकार होनी चाहिए, और चौथी चीज जो है वहां पर संप्रभुता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि भाई जो है जनसंख्या कितनी होगी, किसी भी राज्य का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या होगी ताकि राज्य का गठन किया जा सके। तो इस विषय को लेकर के एक विद्वान थे प्लेटो। तो प्लेटो ने जो है अपने अनुसार जो है राज्य की जनसंख्या का निस्तारण किया है, और प्लेटो ने कहा है कि राज्य का की जो जनसंख्या है 5040 होनी चाहिए। और रूसो की जो फेमस बुक है वह है रिपब्लिक। इसी तरह रूसो ने राज्य की जनसंख्या जो है 10,000 बताई है, और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक समझौता। और इसी तरीके से यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एक विद्वान आते हैं, अरस्तु।
और अरस्तु ने जो है राज्य की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यह बताया है कि राज्य की जनसंख्या लगभग 1 लाख होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के निवासियों का पालन पोषण किया जा सके। और अरस्तु की जो फेमस बुक है वह है पॉलिटिक्स और राजनीति है। तो यहाँ पे जो है आप सभी ने जनसंख्या के विषय में अच्छे से जानकारी आपको हो गई होगी। अब देखिए भूभाग क्या होता है, अगला पॉइंट देखेंगे भूभाग। देखिए भूभाग का यहाँ पर तात्पर्य यह होगा कि यानी कोई भी क्षेत्र जहाँ पर कोई राज्य अपनी संप्रभुता को रिप्रेजेंटेट करता है, वही क्षेत्र क्या हो जाता है, भूभाग हो जाता है या लैंड हो जाता है। जैसे हम बात करें कि वर्तमान में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वर्तमान में भारत का जो है क्षेत्रफल है। अब अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सरकार क्या होती है। तो सरकार जो होती है इसी संप्रभु या राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाले यंत्र को सरकार कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि सरकार जो है एक व्यवस्था या समुदाय होता है जिसके द्वारा किसी राज्य के स्वरूप का निस्तारण किया जाता है तथा सार्वजनिक जीवन को संचालित किया जाता है। और अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होता है, थोड़ा सा इसके विषय में आप जान लीजिए। देखिए संप्रभुता जो है यह अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही क्या कहलाएगा, संप्रभुता कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप बात देखेंगे। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के शरीर कितने हैं, राज्य के जो है शरीर कितने हैं। तो राज्य के जो शरीर हैं जो है प्रमुख रूप से 3 होते हैं। राज्य के जो शरीर होते हैं प्रमुख रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या होता है, पहला जनसंख्या, भूभाग, सरकार। इन तीनों को जो है राज्य के शरीर कहा जाता है। अर्थात यदि हम बात करें कि राज्य के शरीर नंबर में कितने होते हैं, तो राज्य के शरीर जो है नंबर में 3 ही होते हैं। और जो संप्रभुता होती है तो संप्रभुता को जो है राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके नीचे जो है यहाँ पर इस क्लास की व्याख्या करते हैं। देखिए उपरोक्त तत्वों में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता, इसीलिए इसे जो है राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति, ध्यान से आप नोट करेंगे, संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसको। आपने क्या देखा, संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। यहाँ सर्वोच्च शक्ति का अर्थ आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप से मुक्ति है। जिसके पास इस तरह की सर्वोच्च शक्ति होगी वही स्वतंत्र होगा और वही राज्य कहलाने का अधिकारी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप लोग देखेंगे कि जैसे हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जनसंख्या, भूभाग, सरकार तीनों तत्व मौजूद थे, लेकिन संप्रभुता या जो सर्वोच्च शक्ति थी यह ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ी थी।
ब्रिटेन ही भारतीयों को आदेश देता था, इसलिए भारत ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश था। और 15 अगस्त 1947 को यह संप्रभुता जा करके हासिल हुई। इस तरीके से आप सभी ने जो है यहाँ पर जो है राज्य व्यवस्था को भली प्रकार से समझने के लिए आपने देखा। अब हम बताते हैं कि राज्य व्यवस्था का एक और सटीक और डिफिनेशन देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये कोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय व मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। और इसमें मूलभूत जो है 3 तत्व शामिल होते हैं। यानी जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था को में जो है प्रमुख रूप से 3 तत्वों को ही शामिल किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि 3 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए, इसमें पहली चीज तो देखा जाए तो संसद की कानून होते हैं। यानी संसद जो कानून बनाती है उस कानून को जो है राज्य व्यवस्था में समाहित किया जाता है। और दूसरा है न्यायालय के निर्णय। और तीसरा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझेंगे बात को। देखिए, संसद जो होती है, संसद जो कानून बनाते हैं, संसद जो कानून बनाती है उस बनाए गए कानून को जो है पॉलिटी कहा जाता है, राज्य व्यवस्था में समाहित किया जाता है। जैसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो राइट आरटीई था, जो राइट टू एजुकेशन था, शिक्षा का जो अधिकार था, तो शिक्षा का अधिकार जो है पहले एक जो है मौलिक अधिकार नहीं था। फिर बाद में क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को जो है न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप इसे जो है आर्टिकल 21A में जोड़ करके एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और वो भी 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। यानी जो संसद जो कानून बनाती है उस कानून को क्या कहा जाता है, राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, या राज्य व्यवस्था में संग्रहित किया जाता है ना। अब अगला देखिए, न्यायालय के निर्णय के यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे अगला पॉइंट। हाँ देखिए, अगला है कि न्यायालय के निर्णय, यानी संसद भाई जो कानून बनाती है उस कानून को किसके आदेश पर बनाएगी, तो न्यायालय के आदेश पर बनाएगी। अब उस न्यायालय के आदेश में जो है सुप्रीम कोर्ट भी समाहित हो सकता है और हाई कोर्ट भी आ सकता है। ये दोनों बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वह है संवैधानिक संस्थाएं। यानी जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उन संवैधानिक संस्थाओं को भी राज्य व्यवस्था में ही संकलित किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य संस्थाएं क्या होती हैं। संस्थाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। देखिए, चलिए देखिए, संस्थाएं जो होती हैं प्रमुखतः देखा जाए तो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं वर्तमान में। पहली संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है, और दूसरी होती है असंवैधानिक संस्था अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है, और तीसरी होती है संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था। इस प्रकार से आपने 3 जो है संस्थाओं के विषय में यहाँ पर देखा। और जो संविधानेतर संस्था होती है इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था कहा जाता है। अब देखिए,
यहाँ पे जो संविधानेतर संस्था होती है यह देखा जाए तो दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, सांविधिक, यहाँ पे थोड़ा सा पहला क्या है, वह सांविधिक स्टैट्यूटरी संस्थाएं होती हैं, और जो दूसरी होती है वह कार्यकारी संस्थाएं होती हैं, जिसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव संस्था। अब देखिए यहाँ पे मेरे कहने का और बताने का तात्पर्य यह था कि आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि नीति आयोग या नीति जो योजना है या जो आयोग है यह कैसी संस्था होगी, ये बताओ, सांविधिक संस्था होगी कि कार्यकारी संस्था होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। या कभी कभी पूछा जाता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था होगी, या सांविधिक होगी कि कार्यकारी संस्था होगी। या आपसे पूछा जाता है विकल्प के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्था होंगी। तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये जो सभी प्रश्न बनते हैं अधिकांशतः देखा जाए तो आपके जो है सिविल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस प्री के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से कवर करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने जो विकिपीडिया से इसको डाउनलोड किया था, और विकिपीडिया से वहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे इसको रखा है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि संवैधानिक संस्था की परिभाषा क्या हो सकती है, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए ये वे संस्था होती हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, और इसीलिए इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे संस्थाएं जिनका उल्लेख जो है संविधान के किसी भाग या किसी आर्टिकल में किया गया है, हम उसे कहेंगे संवैधानिक संस्था। और यदि संवैधानिक संस्थाओं के एग्जाम्पल में बात देखा जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था, अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था हो जाएगी, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संवैधानिक संस्था हो जाएगी। क्योंकि जैसे चुनाव आयोग की बात किया जाए तो आर्टिकल 324 से 329 में जो है चुनाव आयोग के विषय में बताया गया है, वह भी कौन से भाग में, तो भाग जो है 15, संविधान का जो है भाग 15, इसमें जो है चुनाव आयोग के बारे में गठन किया गया है। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो है संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, संवैधानिक संस्थाओं की एक लिस्ट आपके समक्ष रख रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये संस्थाएं संवैधानिक कौन सी है, कौन सी असंवैधानिक क्या होती है। देखिए यहाँ पे पहला जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कि चुनाव आयोग जो है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होगी, क्योंकि चुनाव आयोग का मेंशन जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। और वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो सुनील अरोड़ा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है पुराना डाटा है, और वर्तमान में हो गए हैं राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। चलिए इसके पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा जी थे। तो ये पहला हो गया। अब हम इसी तरीके से अगला देखते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की अगली सूची में देखते हैं। तो अगली जो है क्या है, संघ लोक सेवा जो आयोग है, ये भी कैसी संस्था हो जाएगी, संवैधानिक संस्था हो जाएगी। अब बोलो क्यों, क्योंकि इनका मेंशन जो है आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है, और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना है। और इसी तरीके से जो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग भी जो है एक संवैधानिक संस्था होगी, और इनका मेंशन अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है यह प्रत्येक राज्यों के लिए होता है। अब हम इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, वित्त आयोग है। कभी कभी पूछ लेता है ना, वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था होगी। क्यों होगी, क्योंकि बोलो इनका मेंशन जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है,
और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी हैं। और यहीं पे आपको स्मरण रखना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी प्रथम जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब हम चलते हैं अगली बात करते हैं। आपने संवैधानिक संस्था के बारे में यहाँ पर आपने अच्छे से देखा। अब हम बात करते हैं असंवैधानिक संस्थाओं के विषय में। फिलहाल अभी और मैंने लिस्ट आपके लिए रखा है। अब देखिए दोस्तों, अगला हम बात करते हैं कि जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, यह भी एक संवैधानिक संस्था होगी, क्योंकि इनका मेंशन अनुच्छेद 280 में किया गया है और वर्तमान में राम शंकर कठेरिया जो है इसके अध्यक्ष हैं। और अगला आप जैसा कि देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और इनका मेंशन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 338 आ में है और वर्तमान में जो है नंद कुमार शाह इसके अध्यक्ष हैं। और इसी तरीके से तीसरा आप देख पा रहे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है, यह भी एक संवैधानिक पद होता है और इनका मेंशन जो है किस में किया गया है, तो आर्टिकल जो है 148 में किया गया है और राजीव महर्षि वर्तमान में कैग हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये पुराना डाटा है आपके समझ, आप ध्यान देखें, ये पुराना डाटा है और वर्तमान में जो CAG है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये पुराना डाटा मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ये पुराना डाटा है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब आपने तो यहाँ पे संवैधानिक संस्था के विषय में आपने अच्छे से देखा। अब हम बात करते हैं कि असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। असंवैधानिक संस्था क्या होती है, इसको अच्छे से आप लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी संस्थाएं जो संविधान विरोधी हैं उन्हें असंवैधानिक संस्था कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तों, कि ऐसी संस्थाएं जो संविधान विरोधी हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान जो है इन संस्थाओं को ओपन करने के लिए, इन संस्थाओं को खोलने के लिए जो है अपनी सहमति प्रदान नहीं करता है। इसीलिए ये क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक जो संस्था होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो होगा, ये संविधान विरोधी कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे कुछ आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी जो कुछ जो संगठन होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, असंवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। अब नीचे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, भारत में असंवैधानिक संस्था बनाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन व्यवहार में असंवैधानिक संस्था बनती है और बहुत बुरी तरह प्रभावी कार्य करती है। प्रायः आतंकवादी संगठन असंवैधानिक संस्था कहलाती है। मैंने देखो यहाँ पे नीचे सीधा सीधा लिख दिया है, आपको बहुत ही अच्छे से आप नोट करेंगे। मैंने सीधा पॉइंट दिया, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, कि प्रायः आतंकवादी संगठन ही क्या कहलाती है, असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। बहुत ही स्टार है, आप लोग अच्छे इसको समझ लेंगे। चलिए अब हम असंवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनमें कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट रखा है। इसमें जैसा कि मैंने जो स्क्रीनशॉट रखा है, पहले चीज तो आप जान लीजिए कि वेब दुनिया एक जो है साइट है, उसी के जो है विकिपीडिया से मैंने इसको यहाँ पे आपके समझ रखा है। देखिए, असंवैधानिक संस्थाओं की सूची में देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो 10 बड़े आतंकवादी संगठन बनाए गए हैं जो जिससे जो है दुनिया दहशत में है। अब ये असंवैधानिक संस्था हो जाएगी। जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी आतंकवादी संगठन ISI, ये सब डाट डाट आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, आतंकवादी संगठनों में जो है पहला कौन सा संगठन जो है, तो आप लोग देख पा रहे हैं पहला संगठन क्या है कि इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, ISI जो है, इसके अबू बकर अली क्या है, बगदादी द्वारा स्थापित किया गया है। तो एक प्रकार से यह क्या है, एक असंवैधानिक संस्था है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अब इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि अगली जो है संस्थाएं कौन कौन सी हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो है अल कायदा, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि अल कायदा जो है दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक सेवा बनाया। तो आप ये भी देख सकते हैं असंवैधानिक संस्था है। और तीसरे नंबर पे आपको मैंने एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा है कि लश्कर ए तैयबा, ये पाकिस्तानी जो है एक आतंकवादी एजेंसीज हैं। तो यह भी एक जो है असंवैधानिक संस्था हो जाएगी। और पांचवें नंबर पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि बोको हराम, यह भी जो है एक असंवैधानिक संस्था है और ये कहाँ की है, नाइजीरिया का है ना। और चलिए इसी तरीके से और कुछ है जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पाकिस्तान तालिबान, अल नुसरा फ्रंट, जमा इस्लामिया, आज आपने यहाँ पे देख सकते हैं अल कायदा, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा, मैंने इसको कहाँ से लिया था, तो विकिपीडिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है इसका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा था, वेब दुनिया, देखिए हिंदी में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो मैंने जो है ये स्क्रीनशॉट जो है यहीं से इसको लिया था और मैंने आपके समक्ष रखा। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने संवैधानिक संस्था देख लिया, संवैधानिक संस्था देख लिया, अब हम बात करते हैं कि संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि वह शक्ति जो संविधान में सम्मिलित नहीं है, बता दें कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख जो है संविधान में नहीं रहता है, अर्थात संविधान के किसी भाग या किसी अनुच्छेद में इनका उल्लेख नहीं रहता है, वे संस्थाएं संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे गैर संवैधानिक संस्था की परिभाषा बता देते हैं, थोड़ा सा मिला जुला रूप है संवैधानेतर और गैर संवैधानिक जो है आपस में मिले जुले हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, ध्यान से समझेंगे। गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक संस्था समान ही होते हैं। ये संस्थाएं देश के संविधान में लिखित नहीं हैं, अर्थात इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना पड़ता है। अतः ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय होते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। अब इसमें से आप लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो एक संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसका काम देश में अपराध, घोटाला और इंटरनेशनल क्राइम की जांच करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि गैर संवैधानिक संस्थाओं की सूची में क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए इसमें पहला चीज तो आप देख पा रहे हैं, ये लिस्ट मैं आपकी समझ दे रहा हूँ, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलें। यदि स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत है या पीडीएफ की जरूरत है तो आप जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम से आप सभी जुड़ सकते हैं। देखिए नीति आयोग जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग जो था, इसी योजना आयोग का परिवर्तित रूप है नीति आयोग। ये भी क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है क्योंकि इनका मेंशन संविधान के आर्टिकल में या भाग में नहीं है। और अगला देख पा रहे राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं। और इसी तरीके से और आप देखेंगे कि कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं और जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और इसके अध्यक्ष में पूर्व में CJIHL दत्तू थे। और राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है यह प्रत्येक राज्य के लिए होता है, यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था होगी। और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है यह भी क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, ऋषि कुमार शुक्ला है। और केंद्रीय सतर्कता
आयोग जो है यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष श्री के.बी. चौधरी हैं। और इसी तरीके से और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं असंवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। चलिए अगला नाम आता है लोकपाल और लोकायुक्त जो है यह भी एक असंवैधानिक संस्था है। और राज्य सूचना आयोग यह भी एक असंवैधानिक संस्था है। और केंद्रीय सूचना आयोग यह भी एक असंवैधानिक संस्था है। और इसके अध्यक्ष कौन है, श्री सुधीर भार्गव जी हैं। तो अब आप सभी ने यहाँ पे आपने पीछे देखा होगा कि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बैक करके। देखिए यहाँ पे आपने संविधानेतर संस्था के विषय में देखा। अब संविधानेतर संस्था में सांविधिक और कार्यकारी के विषय में आप लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा सा, हाँ देखिए अब सांविधिक निकाय क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है सिविल एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से नोट करेंगे इसको। देखिए सांविधिक का तात्पर्य क्या होता है, ऐसी संस्था जो संसद की कानून से बनती है उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। जैसे भाई यानी आपने देखा कि ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद की कानून द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सांविधिकी निकाय कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे वित्त आयोग जो है, तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वह जो है संसद के कानून द्वारा किया गया है, यह सांविधिकी निकाय हो जाएगी। और संघ लोक सेवा आयोग भी एक जो है सांविधिकी निकाय हो जाएगी। और चुनाव आयोग आप लोग देख पा रहे हैं ये सांविधिकी निकाय है। और पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, आर्टिकल का भी आप लोग अच्छे से मेंशन कर लेंगे। और राजभाषा आयोग हो गया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग। और इसी तरीके से यहाँ पे आपने अगला पॉइंट क्या देखा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, यह भी क्या है, एक सांविधिकी निकाय है। तो अब हम बात करते हैं कि कार्यकारी निकाय क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे, पॉइंट पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। चलिए यदि कार्यकारी निकाय की बात किया जाए तो ऐसी संस्था जो राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह से बनती है उसे कार्यकारी निकाय कहा जाता है। यानी ऐसी संस्थाएं जिनका जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति करते हैं या मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, उन संस्थाओं को हम क्या कह देंगे कि वो संस्थाएं कार्यकारी हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए कि जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था, यह इसका गठन जो किया गया है एक मंत्री मंडल के प्रस्ताव द्वारा जो है इस नीति आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए नीति आयोग जो है कार्यकारी जो है निकाय होगा। अच्छी से आप लोग समझेंगे। और योजना आयोग का जो है परिवर्तित नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। तो योजना आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। और इसी तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह भी क्या होगा, एक कार्यकारी बॉडी होगी। तो आज की क्लास में आप सभी ने एकदम बेहतरीन तरीके से इस पूरे क्लास को कंटिन्यू किया। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज की क्लास में आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। और अब इसके बाद जो है हम आपको एक टेस्ट कराएंगे और उस टेस्ट की श्रृंखला में जो है राज्य व्यवस्था से ही संबंधित जो है सभी प्रश्नों को रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संस्था एग्जीक्यूटिव है और कौन सी संस्था जो है सांविधिकी है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आप सभी को पसंद आई है, यदि यूजफुल लगी है, तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर करें और हमारे चैनल को आप सभी लोग और आगे बढ़ाने का कार्य करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।